हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट कर लिए थे और 18 को कर रहे थे। 18 में क्या था, कैपिटल ए कोई मैट्रिक्स दे रखा था, ठीक। तो 2/2 का जो मैट्रिक्स था, यानी कि 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, और एक कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी आई। तब हमसे वो प्रूव करवा रहे थे कि आई प्लस ए इक्वल टू, प्रूव करो आई माइनस ए इंटू कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा। तो एल एच एस ली हमने आई प्लस ए, तो वो हमने लिख रखी है बोर्ड पे। ये हमने कैलकुलेट कर लिया था, यानी कि निकाल लिया था, जो कि बोर्ड के अपर राइट साइड पे अपर पोजीशन पर लिखा हुआ है। अब आर एस एस टेकन करी आई माइनस ए कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा, ठीक। तो आई माइनस ए की वैल्यू भी निकाल ली है। तो यहाँ से यहाँ पर हम आई माइनस ए की वैल्यू लेंगे। आई माइनस ए की वैल्यू आई माइनस ए की वैल्यू निकाली थी हमने 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस का tan अल्फा बाई 2 1। ये थी आर एच एस, वो आई माइनस ए की वैल्यू। अब कॉज अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉज अल्फा ऐसा ही। अब क्या करेंगे, ये एल आर एच एस चल रही है। अब हमें यहाँ से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके जो रिजल्ट निकालना है, तो 1 इंटू टेन अल्फा, 1 और टेन अल्फा को इस तरफ दो, 1 इंटू कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2, तो कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2, ये आ गया। अब ये पहला एलिमेंट, अब इसकी इसमें रखो, तो माइनस का साइन अल्फा प्लस साइन प्लस कॉज अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2, ओके। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो ये आ जाएगा कॉज अल्फा टेन अल्फा बाई 2, वो भी माइनस का, और प्लस साइन अल्फा। अब इसकी मल्टीप्लाई इतनी करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन अल्फा टेन अल्फा बाई 2 प्लस कॉज अल्फा कॉज। तो ये हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, हम टेन अल्फा को साइन अल्फा बाई 2 पर कॉज अल्फा बाई 2 लिख कर और एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे और ये आएगा कॉज अल्फा, यहाँ पर साइन अल्फा बाई 2 पर कॉज अल्फा बाई 2 इसमें मल्टीप्लाई करेगा, तो कॉज अल्फा ऐसे कॉज अल्फा बाई 2 मल्टीप्लाइड हो गया, प्लस साइन अल्फा और साइन अल्फा बाई 2 अपॉन इसके नीचे जो आएगा वो आएगा कॉज अल्फा बाई 2 एलसीएम को। ऐसे ही इसमें कर लेंगे। जब इसमें करेंगे तो मिलेगा हमें कॉज अल्फा साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा कॉज अल्फा बाई 2 अपॉन बाई कॉज अल्फा बाई 2, ठीक। अब यहाँ पर जब करेंगे तो आएगा माइनस का साइन अल्फा कॉज अल्फा बाई 2 प्लस कॉज अल्फा एंड अल्फा बाई 2 अपॉन कॉज अल्फा बाई 2। अब यहाँ पर करेंगे तो साइन अल्फा साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉज अल्फा बाई 2 अपॉन बाई मिल जाएगा हमें कॉज अल्फा बाई 2। तो देखो यहाँ तक तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे, बस कुछ नहीं है, कैलकुलेशन ही है, एलसीएम लिया है बस। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या बन गया, कॉज अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2। तो ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा कॉज बी प्लस साइन बी का। क्या होता है कॉज ए माइनस बी, तो कॉज अल्फा माइनस 2, तो कॉज अल्फा माइनस 2 क्या हो जाएगा, अल्फा में से अल्फा बाई 2 बढ़ा देंगे तो अल्फा बाई 2 आएगा। तो ये फाइनली मिल जाएगा कॉज अल्फा बाई 2, तो कॉज अल्फा बाई 2 मिल जाएगा। इसके बाद हम यहाँ लिख लेते हैं, तो ऊपर हो गया कॉज अल्फा बाई 2 और नीचे भी कॉज अल्फा बाई 2 पहले से है। यहाँ पर देखिए साइन अल्फा कॉज अल्फा बाई 2 प्लस कॉज अल्फा साइन अल्फा बाई 2। अब ये अगर माइनस में कॉमन लूँ, यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। कॉज ए कॉज बी, साइन ए कॉज बी
माइनस कॉज साइन वी, फॉर्मूला क्या करेंगे कॉज साइन ए माइनस वी का, तो साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू मतलब साइन अल्फा बाई टू माइनस पहले से भी, तो ऊपर हो जाएगा साइन अल्फा बाई टू और नीचे कॉज अल्फा बाई टू पहले से ही है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कॉज अल्फा साइन अल्फा बाई टू माइनस का है प्लस साइन अल्फा कॉज अल्फा बाई टू है, तो अगर मैं पहले इसको देखूँ साइन अल्फा कॉज अल्फा बाई टू माइनस कॉज अल्फा साइन अल्फा बाई टू, तो ये भी साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई टू का फॉर्मूला हो गया, तो ये हो गया साइन अल्फा बाई टू और नीचे कॉज अल्फा बाई टू पहले से ही है। ओके, अब यहाँ पर देखिए तो ये तो सीधा सीधा देखो कॉज अल्फा बाई टू प्लस साइन अल्फा बाई टू, जो कॉज ए प्लस कॉज ए माइनस बी का बन गया, तो कॉज अल्फा माइनस बाई टू हो जाएगा ऊपर अल्फा बाई टू हो जाएगा, नीचे कॉज अल्फा बाई टू पहले से ही। अब इसको काट देंगे, इसको इससे काट देंगे, तो ये वन बचेगा, ये माइनस का टेन अल्फा बाई टू हो जाएगा, टेन अल्फा बाई टू अपन कॉज अल्फा बाई टू, ये प्लस का टेन अल्फा बाई टू हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। तो यही क्या है हमारी LHS है। हम RHS लेके चले LHS लिया, तो यहाँ पर क्या हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 ये है, देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, बुक सही है NCERT क्लास 12 की। किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड में 5% वार्षिक तथा द्वितीय बांड में 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा ये निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक आय 1800 हो और 2000 हो। दो पार्ट दे रखे हैं, पार्ट ए पे चलते हैं। पहले हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं जो क्वेश्चन दे रखा उसके अकॉर्डिंग, जो व्यापार संघ है, मान लिया व्यापार संघ के पास टोटल जो निवेशित कोष है, कुल निवेशित कोष है वो जो है कुल निवेशित कोष है वो जो है 30,000 रुपये, कुल निवेशित कोष 30,000 रुपये। अब मान लिया व्यापार संघ में, माना व्यापार संघ में प्रथम बांड में निवेश किया X रुपये किए, तब द्वितीय बांड में निवेशित कोष कितना होगा, द्वितीय बांड में निवेशित कोष, यानी कि पहले बांड में मान लो X रुपये कर दिए, अब तो दूसरी बांड में कितने बचेंगे, जैसे टोटल जो है बांड के बाद वो 30,000 रुपये है, 30 में से X जो है हमने प्रथम बांड में कर दिए, अगर 30 में से X कट कर दिए तो दूसरी बांड में बचे संख्या वो 30,000 में से X कम तो बचेंगे, मान लो ये बचे, निवेशित कर दिए। अब क्या करते हैं, अब क्वेश्चन कहता है पहला पार्ट एक की बात करें, पार्ट एक कह रहे हैं 30,000 रुपये को, ठीक है, 30,000 रुपये को दो भागों में बांटना। 30,000 रुपये प्रथम बांड में वार्षिक आय जो है 5% है और द्वितीय बांड में वार्षिक आय 7% है। तो पहले बांड में निवेशित कोष को X माना, यह गया। दूसरे बांड में 30,000 माइनस X है, उसको 30,000 माइनस X को दूसरा एलिमेंट ले लिया और जो है उसको कॉलम रो मैट्रिक्स बना लिया। अब बचा कॉलम मैट्रिक्स। अब X की पहले निवेशित कोष है तो पहले में कितनी परसेंट वार्षिक आय है, 5% वार्षिक आय है। दूसरे में कितना है, 7% वार्षिक आय है। और टोटल अमाउंट का कुल ब्याज को प्रथम बार में प्राप्त हो रहा है तो 1800 प्राप्त हो रहा है, ये बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक, 1800 पहला पार्ट, कुछ मत करो, ये रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स, तो इसको इस पर गिरा दो, X इंटू 5% प्लस 13,000 माइनस X इंटू 7% इक्वल्स टू 1800
1800। अब क्या करो, x इंटू 5% को बिंदु में बदलने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया, 100 से डिवाइड करके प्लस 3000 माइनस एक्स इंटू 7/100 हो जाएगा, इक्वल टू 1800 हो जाएगा। ठीक, अब एलसीएम ले लिया हमने, तो ये हो गया 5x और ये 13 इंटू 7 3 21 और ये 4 0 ऐसे ही 1 2 3 4 0 ऐसे ही माइनस 7x एलसीएम लिया 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो 800 जो है 1,80,000 हो जाएगा। 5x में से 7x घटाएंगे तो माइनस का 2x बचेगा, उसको साइड में लेगा, प्लस का 2x हो जाएगा। ओके, अब 21 2,10,000 है और ये 1,80,000, इसको इस साइड में लाया तो 2,10,000 माइनस 1,80,000 जो है 2,10,000 माइनस 1,80,000। ओके, 2,10,000 में से 1,80,000 आएंगे तो 30,000 बचेंगे यहाँ। तो x की वैल्यू 30,000/2 यानी कि 15,000 हो जाएगी, यानी कि 15,000 रुपये, यानी कि व्यापार संघ द्वारा जो प्रथम बांड में 15,000 रुपये निवेश करना पड़ेगा। टोटल 30 है तो द्वितीय बांड में कितना पड़ेगा, तो 30,000 माइनस एक्स की वैल्यू 15,000, 30 माइनस 15 तो सेकेंड बांड में निवेश कोष लिख लेंगे आप, 30,000 माइनस 15,000 यानी कि एक्स इक्वल टू 15,000 रुपये, यानी कि इक्वल आएगा। फैक्ट में भी इतना, सेकेंड में उतना। तो ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। चलते हैं अपने सेकेंड पार्ट की ओर। सेकेंड पार्ट में क्या है वो आप खुद भी कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में बस कुछ नहीं है, 1800 की जगह पर 2000 बोल दिया उन्होंने, 2000 बोल दिया है, 1800 की जगह पर 2000 बोल दिया है, 1800 की जगह पर 2000 बोल दिया है, 1800 की जगह पर 2000 है, तो 2000 मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, कुछ नहीं है, ये तो 2x ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, 2,10,000 में से 2,00,000 घटा देंगे तो 10,000 बचेगा, टोटल 10,000 बचेगा। अब 10,000 का आधा 5 हो जाएगा, एक्स की वैल्यू 5,000 हो जाएगी। जब एक्स की वैल्यू 5,000 होगी यानी कि प्रथम बांड में निवेशित उसकी वैल्यू 5,000 आ गई है। यानी कि यहाँ से देख सकते हैं व्यापार संघ ने प्रथम बांड में निवेश किया, एक्स पर मान लिया, तो व्यापार संघ ने 5,000 रुपये निवेश किए हैं, सही है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड पार्ट, सही है। तो सेकेंड बांड में कितने होंगे, 30,000 में से एक्स घटाना, 30 में से 5 घटा दिए 25,000 हो जाएंगे आंसर। बस ये क्वेश्चन समाप्त होता है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, वो आप खुद कर सकती हैं, मैं आपको सेव दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 वो 20 की सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 देखो, स्क्रीनशॉट भी ले लेना अपने, जो भी करो वो कर लो। कह रहा है किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य यानी कि जो बिक्री कितने रुपए में एक पुस्तक बिकती है, क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये तथा 40 रुपये प्रति पुस्तक है, यानी कि एक पुस्तक की कीमत। केमिस्ट्री के मतलब रसायन विज्ञान की पुस्तक की कीमत 80 रुपये है एक पुस्तक की, भौतिक विज्ञान के एक पुस्तक की कीमत 60 रुपये है और अर्थशास्त्र के एक पुस्तक की कीमत 40 रुपये है। आव्यूह बीजगणित के द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने के लिए दुकानदार को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आंसर बताओ, नहीं लिया आपको बैक करके ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो हमारे पास 8 दर्जन बुक 8 दर्जन बुक कितनी है, हिंट दे रहा हूँ, बाकी लैंग्वेज बनाकर खुद सॉल्व करेंगे। 8 दर्जन जो बुक हैं वो रसायन विज्ञान की हैं, 10 दर्जन बुक रसायन विज्ञान की हैं
10 दर्जन बराबर 10 दर्जन को, एक दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 10 दर्जन में 120 बुक्स हो जाएंगी इसकी रसायन विज्ञान की, रसायन विज्ञान की। ओके, अब 8 दर्जन बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि भौतिक विज्ञान की, तो 8 दर्जन 12 96 बुक हो गई तुम्हारी इसकी भौतिक विज्ञान की, भौतिक विज्ञान। ओके, अब 10 दर्जन बुक और दे रखी, 10 दर्जन बराबर 120 बुक किसकी दे रखी, अर्थशास्त्र। अब आप वैसे कहेंगे तो बिना आवियो विधि सर, तो 120 की मल्टीप्लाई जो है 80 रुपये प्रति बुक है। रसायन विज्ञान की कीमत 1 बुक की 80 है, तो 120 बुक के कितने मल्टीप्लाई करके रसायन विज्ञान की निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करके भी भौतिक विज्ञान की कीमत निकालेंगे, 120 यानी कि अर्थशास्त्र की भी निकाल लेंगे, तो टोटल कर देंगे तो वो हमें आंसर मिल जाएगा जो उसमें पूछा है, यानी कि कुल कितने रुपए दुकानदार को प्राप्त हुए धनराशि, यानी कि प्रॉफिट लॉस सब कुछ पूछा है, टोटल कितने रुपये आया उसके साथ वो पूछा है। तो अगर आवियो विधि से पूछा है तो आवियो से किस तरीके से करेंगे, तो 120 बुक हैं रसायन विज्ञान की, तो 120 बुक रसायन विज्ञान, 96 बुक्स हैं भौतिक विज्ञान की और 120 बुक है अर्थशास्त्र की, उसको रो मैट्रिक्स में लिख लेंगे। ओके, अब कॉलम मैट्रिक्स में इन पुस्तकों की कीमत लिखिए, कितनी कीमत है, पहली रसायन विज्ञान की 80 है और भौतिक विज्ञान की 60 है और तुम्हारी अर्थशास्त्र की 40 है। तो अगर इसकी वैल्यू मान लिया हमने ये x निकल जाएगा, x होगा, मान लिया इससे कह दिया, तो इस x की वैल्यू निकालो, दिस इम्प्लाई x बराबर इसकी मल्टीप्लाई इतना कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इतना कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, इसमें और तीनों को दो, क्योंकि एक ही रो है इसमें और एक कॉलम है, तो एक रो को एक कॉलम के ऊपर रखते हैं तो एक ही एलिमेंट आएगा, तो टोटल जो जोड़ने के बाद आएगा, मतलब कैलकुलेट करने के बाद आएगा, तो आएगा जो तुम्हारा आएगा वो आएगा, बता देता हूँ तो आपको जो है चेक कर सकते हैं किताब में लिखकर, आंसर तुम्हारा आ जाएगा 20,160 रुपये। अगर ये नहीं आ रहा है तो उसमें कुछ गलती करना और कैलकुलेशन चेक करके आप कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 और 22 तो MCQ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के लास्ट 2 क्वेश्चन हैं जो MCQ क्वेश्चन है। तो उसमें MCQ क्वेश्चन में क्या करें देखिए और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, कैपिटल डब्ल्यू तथा पी, कैपिटल पी क्रमशः उनका ऑर्डर दे रखा है 2/n 3/k 2/p n/3 तथा py के कोटियों के अवयव हैं। नीचे दिए गए प्रश्न संख्या 21-22 में उत्तर चुनिए, मतलब MCQ क्वेश्चन है। तो py के परिभाषित wy की परिभाषित होने के लिए n के p पर क्या प्रतिबंध होंगे, यानी कि ऑप्शन दे रखे हैं 4, उन 4 में से हमें एक ऑप्शन बताना है। तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर है 21, क्या है x का मैं शॉर्ट वे में लिखता हूँ, तो आप लिख देंगे कि माना x का जो ऑर्डर है वो इतना, y का ऑर्डर इतना और z का मान लें ऑर्डर इतना गिवन है वो चीज़ लिख लेंगे। तो x का ऑर्डर मैं शॉर्ट वे में लिख रहा हूँ 2/n है, y का ऑर्डर 3/a है और z का ऑर्डर 2/p है और w का ऑर्डर n/3 py। तो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21, ये 21 ये क्वेश्चन है ये 21 क्वेश्चन है, इसका पार्ट है पहला। ठीक, क्या लिखा है
इसमें क्या है, तो जो है पी बाई और डब्ल्यू के प्रभावित होने के लिए एन के पी पर क्या प्रतिबंध होंगे। तो सबसे पहले पी इंटू बाई की बात कर रहे हैं और डब्ल्यू इंटू बाई की बात कर रहे हैं, इन दोनों की बात कर रहे हैं। तो पी इंटू बाई को निकालने के लिए सबसे पहले देखिए कि जो पी का ऑर्डर है, पी का ऑर्डर है वो पी बाई के है और बाई का ऑर्डर है पी बाई के है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पी के रो की संख्या और बाई के कॉलम्स की संख्या इक्वल होना चाहिए, तभी इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो पी के रो की संख्या पी पी इंटू के, तो पी क्रॉस के आएगा ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला जो आएगा पी इंटू बाई, पी क्रॉस के आएगा, इस ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा पी बाई, और के की वैल्यू 3 के बराबर होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग, और जहाँ के की वैल्यू 3 के बराबर होगी। ओके, और सुनो डब्ल्यू बाई, डब्ल्यू इंटू बाई, डब्ल्यू का जो ऑर्डर है रो का वो एन रो है और ए कॉलम्स हैं, तो एन बाई ए हो जाएगा ये। ओके, तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे ठीक, तो जो हमें नया मैट्रिक्स मिलेगा वो पी बराबर एन के बराबर 3, के बराबर 3 तो है, के की वैल्यू के के बराबर है, पी की वैल्यू पी के बराबर होगी, तभी ऐड हो सकता है। इन दोनों को हम तभी ऐड कर सकते हैं, मैंने बताया था कि दो जो मैट्रिक्स तभी ऐड होंगे जब उनका ऑर्डर सेम हो, तो यानी कि के तो के बराबर आ गया। ओके, लेकिन पी एन के बराबर होना चाहिए तभी ये ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो पी बराबर एन होना चाहिए और के की वैल्यू के बराबर 3। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट है इसका, के बराबर 3 पी बराबर एन। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 की ओर। पार्ट 2 में क्या करना है, यदि पी बराबर एन तो आप यू 7x माइनस 5z की कोटी बताना है हमें, कोटी मतलब ऑर्डर बताना है। इफ पी बराबर एन है तब, एन बराबर पी है तब कोटि बताना। तो अब ध्यान सुनिए कि 7x और 5z की बात करें तो जो x मैट्रिक्स था, ठीक है, वो 2 क्रॉस n का था, और जो z मैट्रिक्स था वो तुम्हारा था 2 क्रॉस p। ठीक, तो x और y z की बात करता हूँ तो 7x ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर लूँगा, वैल्यू पर फर्क पड़ेगा। तो 7x की बात करूँ या 5z की बात करूँ, उनका भी ऑर्डर यही रहेगा सेम। तो इन दोनों मैट्रिक्स को कब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जब फिर 2 पे 2 के बराबर हो, n p के बराबर हो, जो कि दे रखा है n बराबर p है, n बराबर p है। तो हमें इसकी कोटि बताना है, तो कोटि क्या होगी वो हमें बताना है। तो देखते हैं कोटि क्या होगी। पहली बात तो जेड का जो ऑर्डर है वो तुम्हारा तेरा 2 क्रॉस p, ठीक है, और x का ऑर्डर 2 क्रॉस n, ठीक है, 2 क्रॉस p और 3 क्रॉस n ये दे रखा। ओके, तो हाँ, तो x का जो ऑर्डर आएगा p बराबर n है, तो जो x का ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस n आएगा, या बात करें 2 क्रॉस p आएगा। अब n बराबर तो p है तो 2 क्रॉस p हो जाएगा, या 2 क्रॉस p कहाँ, तो बात एक ये दोनों की, 2 क्रॉस p आएगा अगर इस मैट्रिक्स का, तो आंसर नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। n बराबर p दे रखा है। ओके, 2 क्रॉस n मैट्रिक्स भी हो सकता है, 2 क्रॉस n भी हो सकता है, 2 क्रॉस p भी हो सकता है, हमें आगे जाने की जरूरत नहीं थी। इसमें p क्रॉस p दे रखा है जो कि नहीं है, 2 क्रॉस n दे रखा है हमारे पास, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। n क्रॉस p तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, p क्रॉस n भी कोई पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पर होती है खत्म।
अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 3.3। तो एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ना पड़ेगा। बेसिक्स क्या है इसका? थोड़ा सा बेसिक्स ये है कि कोई अगर मैट्रिक्स है, ओके, कोई अगर मैट्रिक्स है तो वो मैट्रिक्स जो है परिमित, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं सममित। NCERT मैथ क्लास मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 1 को समझने से पहले हम थोड़ा सा तुम्हें शॉर्ट में बना लो। अगर कोई मैट्रिक्स है, मान लो कुछ भी है, A11, A12, A21, A2, ओके। अगर इस मैट्रिक्स का परिमित निकालूं तो उसको बोलते हैं डैश, डिनोट करते हैं परिमित को डैश से। क्या होता है ये डैश निकलता है, तो होता क्या है? तो अगर किसी मैट्रिक्स का मैं 90 डिग्री रोटेशन करता हूँ, जैसे इस रो को इस कॉलम बना दूँ और इस कॉलम को इसका रो बना दूँ, तो मुझे 90 डिग्री रोटेट करना है। तो कैसे करूँगा वो समझिए। तो A11 तो वैसे ही रहेगा। इस रो को मैं सबसे पहले इस कॉलम बना रहा हूँ, 90 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ, तो इस रो को, पहली रो को पहला कॉलम बना रहा हूँ, A11, A12, और A21 है, इसको दूसरा कॉलम बना रहा हूँ, A21, A22। तो ये हो गया 90 डिग्री रोटेशन ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज भी कह सकते हैं, परमिट भी कह सकते हैं, ठीक। तो अगर A और A की वैल्यू, A डैश की वैल्यू, A और A डैश की वैल्यू इक्वल आ जाए, इक्वल आ जाए, ये कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कहलाएगा ये, यानी कि हिंदी में परिमित मैट्रिक्स कहलाएगा। तो समझिए। आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जहाँ से आपको यह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित आव्यूह में से निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो ये पहले क्वेश्चन में तीन जो है क्वेश्चन है। मैं आपको पहला क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन करा देता हूँ। फर्स्ट सेकंड तो इजी है ही, 2/2 का, वो आप खुद कर सकते हैं, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट चलते हैं। दे रखा है जो दे रखा, मान लें इसको A बराबर 5/2 -1, ओके। अब इसका A डैश निकालो। कैसे निकलेगा A डैश? इस पूरे कॉलम्स को रो में कन्वर्ट कर दो। एक ही कॉलम से कोई एक ही रो बन जाएगी, बस बात खत्म। तो उन्होंने परमिट पूछा है, तो A का A डैश परमिट हो जाएगा। अगर ये बोलता क्या ये जो है सिमेट्रिक है, यानी कि परिमित है, तो A डैश की इक्वल है ही नहीं, तो इसको हम नहीं कह सकते सिमेट्रिक है, ये परिमित है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि परमित ज्ञात कीजिए, तो हमने बस परमित ज्ञात करना, परमित है या नहीं वो नहीं बताना। तो ये हो गया पार्ट 1। और पार्ट 3 कर देता हूँ यहाँ पर, सेकेंड तो आप खुद कर लेंगे। माना कैपिटल A क्या है, -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1 डैश पे मिल जाता है 90 डिग्री रोटेशन। पहले रो को पहला कॉलम बना दो, -1 5 6, पहली रो को पहला कॉलम बना दो, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो, 2 3 5 6 2 3 5 6 दूसरा कॉलम बना, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दो, 2 3 -1। तो ये A डैश हो गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट जो मैंने छुड़वा दिया वो भी आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यदि कैपिटल A बराबर -1 2 3 मैट्रिक्स है, वो दे रखा है 5 7 9, और कैपिटल B जो है दे रखा है, दो मैट्रिक्स दे रखे हैं 3/3 के। तो
तो हमें सत्यापित कीजिए कि, तो हमें प्रूव करना है ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश और ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट में, दोनों लगभग एक जैसे ही, एक में प्लस करना है एक में माइनस करना है। तो मैं आपको सेकंड पार्ट करा देता हूँ, फर्स्ट पार्ट आप खुद कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आप खुद कर लेना। क्या है, ए बराबर दे रखा है, पहले तो ए दे रखा है कितना, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1, बी दे रखा है -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। तो पहला पार्ट है ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश को करना। सेकंड पार्ट है ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। सेकंड करा है। सबसे पहले हमें निकालना क्या, ए माइनस बी का होल डैश। तो ए माइनस बी निकालना सबसे पहले तो, और ए प्लस बी डैश निकालना। तो मैं ये करता हूँ, पहले ए डैश निकालता हूँ, पहले एक काम करता हूँ, ए माइनस बी निकालता हूँ, ताकि डैश वाली प्रोसेस एक साथ करेंगे, ए डैश बी डैश ए प्लस ए माइनस बी डैश। ठीक है, तो ए माइनस बी निकालते हैं, मुझे ज़्यादा बेटर रहेगा। कैपिटल ए मैट्रिक्स -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ओके, अब इसको यहाँ भी लगाऊंगा, सभी जगह करना। -1 में से माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, -1 में से +4 घटाएंगे तो 3 बचेगा। ओके, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 3 में से 5 घटाएंगे तो 3 और 5 8 हो जाएगा, 5 में से 1 घटाएंगे 4 आ जाएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, और -2 में से -2 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हमें ये ए प्लस बी ए माइनस बी का होल मिल जाएगा, ए माइनस बी मिल जाएगा। अब इसका ए माइनस बी का होल डैश निकालना, तो ए माइनस बी का होल डैश निकालें तो 3, ये तो है ए माइनस बी। खुद मत करो, इसको 90 डिग्री रोटेट कर दो, यानी कि पहली रो को पहला कॉलम बना दो, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दो। तो 3 1 9 3 1 8 को तो पहला कॉलम बना के पहले रो को 5 4 5 9, लेकिन दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम बना दिया 4 5 9 -3 2 -3 -2 0, जो कि तीसरी रो है उसको दूसरा कॉलम बना दिया -3 -2 और 0। ठीक, अब ये मिल गया हमें ए माइनस बी, ये तो है हमारी पहले ए डैश माइनस बी डैश निकालना। अब हमारे पास ए डैश माइनस बी डैश निकालना, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ ए डैश माइनस बी डैश। ए है, अगर ए ये है तो ए डैश निकालना है, ए ये है तो इसको पहली रो को पहला कॉलम बना दो -1 2 3, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो 5 7 9, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दो, तो ये ए डैश हो गया माइनस बी डैश -4 1 -5, पहली रो पहला कॉलम बना दो इसको -4 -4 1 -5 1 2 0, दूसरा कॉलम बन गया 1 3 1, तीसरा कॉलम बन गया। ओके, अब मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, तो मैं इसको जो है इसको मिटा के डायरेक्ट कर दिखा दे रहा हूँ। जैसे -1 में से -+4 घटाना, 1 में से 5 -1 में से 5 घटाएंगे तो फाइनली 1 में से -4 यानी कि +4 घटाएंगे तो प्लस का 3 बचेगा। ठीक, प्लस का 3 लिख दिया मैंने, ये काम खत्म। ओके, मैं डायरेक्ट कर दिया, मतलब अगले स्टेप में जाना था, कन्फ्यूज मत हो ना आप इससे। ठीक, अगले स्टेप में जाना। अब 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना, तो 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें 4 आ गया, -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना तो माइनस का 3 आ जाएगा। ओके, अब
प्लस 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 आएगा, और 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आएगा, 3 में से 5 घटाएंगे तो 8 आएगा, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 आएगा, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आएगा। तो हमें ये मिल जाएगा। उसके बाद वो स्टेप लेने के बाद ये मिल जाएगा। आप देख सकते हैं a माइनस बी का होल डैश a होल डैश माइनस बी डैश के बराबर है। तो ये भी LHS आ गई। तो LHS ये भी तरह LHS मिल गया आंसर। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 आप खुद कर देंगे, ये आपको होमवर्क है, प्रैक्टिस आएगी आपकी। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी की तरह, बस मैट्रिक्स का ऑर्डर बदल दिया। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि कैपिटल A डैश बराबर इतना और कैपिटल B बराबर इतना दे रखा, सत्यापित कीजिए a प्लस बी का होल डैश। सेम पूछा है, मतलब जो पार्ट दे रखे हैं फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट वो दोनों सेम ही है, बस ऑर्डर बदल दिया है। लेकिन ये तो आप खुद कर सकते हैं। एक बार बताइए, अगर a डैश की वैल्यू 3 4 -1 2 0 1 है तो a की वैल्यू कितनी होगी? इस a डैश का 90 डिग्री रोटेशन, तो a डैश का 90 डिग्री रोटेशन करेंगे तो हमें a कितनी मिलेगा? a डैश का जब 90 डिग्री रोटेशन करेंगे हम, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 कल एक पार्ट करा देता हूँ, बाकी आप खुद से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में a डैश की वैल्यू दे रखी है 3 4 -1 2 0 1 ये दे रहे ठीक, और b की वैल्यू दे रखी है -1 2 1 1 2 3। तो सत्यापित करना है, क्या करना है सत्यापित, वो दोनों पार्ट है देख लेना आप जो क्वेश्चन नंबर 2 में थे। सेकेंड पार्ट ही करा देता, आपकी फर्स्ट पार्ट करा देता हूँ आपको। a माइनस बी का a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। सेकेंड पार्ट वो भी जो भी कराया था मैंने, a माइनस बी होल डैश बराबर a डैश बी डैश, बस मैट्रिक्स बदल दी। तो आप यहाँ से क्या करो, सबसे पहले तो सॉल्यूशन और a डैश बी डैश, a डैश की वैल्यू दे रखी है, a डैश ऐसी रहने दो, b डैश की वैल्यू निकालो -1 2 1 1 2 3। ओके, अब a की वैल्यू कितनी आएगी? 3 4। ओके, पहली रो को पहले कॉलम बना दिया, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दिया। ओके, b डैश a b a डैश सब हो गया। आपको दूसरों a प्लस बी का a प्लस बी का एक दिन में 3 -1 0 4 2 1, और b की वैल्यू कितनी है? b डैश की है, b की वैल्यू है -1 2 1 1 2 3। फाइनली जब इसको ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 और -1 को ऐड करेंगे 2 मिल जाएगा, -1 और 2 को ऐड करेंगे तो 1 मिल जाएगा, 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 4 और 2 और 2 को ऐड करेंगे 4 आ जाएगा, और 1 और 3 को ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो a प्लस बी की वैल्यू ये मिल गई। तो आप क्या करते हैं, हम a डैश प्लस बी डैश ना निकाल के पहले इसी का होल डैश निकाल, a प्लस बी का होल डैश 90 डिग्री रोटेशन, इसका 2 1 1 को पहला कॉलम बना लो, 3 5 4 4 को दूसरी रो दूसरा कॉलम बना लो, दूसरी रो। ये हमारा a डैश a प्लस बी का होल डैश मिला। अब हमें प्रूव करना है a डैश प्लस बी डैश। अब क्या करो, a डैश और बी डैश को ऐड करो। a डैश की वैल्यू है 3 4 -1 2 0 प्लस बी डैश की वैल्यू कितनी है? बी डैश की वैल्यू हमारे पास ये है -1 1 2 2 1 3। तो फाइनली हमें मिल जाएगा 3 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 और 4 1 5 2 और 1 1 और 2 2 4 1 1 1 0 1 3 1 4। तो आप
आप देख सकते हैं ए प्लस बी को होल डैश ए प्लस बी के ए प्लस ए डैश का ए डैश प्लस बी डैश जो है ए प्लस बी के होल डैश में इक्वल है। तो टू आंसर रूप लिख देंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कुछ इस तरीके से लिखा है, देख सकते हैं आप, और अपने उसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि कैपिटल ए बराबर कैपिटल ए डैश बराबर इतना दे रखा है, बी बराबर इतना दे रखा है, तो ए प्लस 2b का होल डैश ज्ञात करना है। कुछ नहीं है, सेम ऐसे ही आप कर सकते हैं, करके देखना, ट्राई करना, नहीं हो तो कमेंट में बता देना। जैसे सबसे पहले आप देख सकते हैं ए है, ए डैश है, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर ए दे रखा हो तो ए डैश 90 डिग्री रोटेट करके निकाल लेंगे, और ए डैश दे रखा हो तो ए डैश को 90 डिग्री रोटेट करके ए निकाल लेंगे। ठीक है बिल्कुल। अब 2b क्या होगा, ए प्लस 2b क्या, 2b क्या है, यहाँ तो बी दे रखा, तो कुछ मत करो, 2b को निकालने के लिए इस पूरे मैट्रिक्स में, बी मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए प्लस 2b मिल जाएगा। 2b क्या कितना मैट्रिक्स होगा, माइनस का 2 0 प्लस का 2 प्लस का 4 हो जाएगा। जब ए प्लस 2b को निकालेंगे और उसका होल डैश कर देंगे, उसका ही ट्रांसपोज कर देंगे 90 डिग्री रोटेशन, तो हमें जो हमें निकालना है वो मिल जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए तथा बी अवयव के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश, जहाँ ए बराबर इतना और बी बराबर इतना पहला पार्ट है और सेकंड पार्ट भी दे रखा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट पार्ट करा देता हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद कर लेंगे। ओके, तो मैं आपको सेकंड पार्ट करा देता हूँ। ए और दो आदमी दे रखे, पहला पार्ट में हमें प्रूव करना ए बी का होल डैश बी डैश ए डैश। ये एक चीज़ और है, ये हर मैट्रिक्स में लागू होता है। ए बी का होल डैश बराबर ये फॉर्मूला है बी डैश ए डैश। जैसे हम बात करें ए बी का होल डैश, तो बी डैश ए डैश ये फॉर्मूला, जिसको हम प्रूव करेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो ये कैपिटल ए दे रखा है ना, 1 -4 3, कैपिटल बी दे रखी है -1 2 1। ओके, अब एक काम करें, ए भी निकालें पहले, -1 2 1 10 टू बी निकालें, 10 टू बी एक ही रो है, एक ही कॉलम है, एक ही रो है, एक कॉलम है एक रो है, तो इस पूरे कॉलम को इसको बढ़ाएंगे, एक एलिमेंट मिलेगा। तो जो हमें मिलेगा वो एक ही एलिमेंट मिलेगा। चेक कर लेता हूँ एक बार आपको। ठीक है, ये पहली रो है। ओके, ध्यान देगा, ये पहली रो है। तो अब तक हमारा क्या हो रहा था, इस रो को इसके कॉलम में डालना, तो एक रो है एक कॉलम, ठीक, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करें तो एक रो एक कॉलम से एक एलिमेंट आ गया। 1 × 1 -1 पहला एलिमेंट, 1 × 2 दूसरा एलिमेंट, 1 × 1 तीसरा एलिमेंट, 4 × 1 +4, 4 × 2 -8, 4 × 1 -4, 3 × 1 -3, 3 × 3 2 6, 3 × 1 3। तो ये हमें वेक्टर्स मिल जाएगा 3/3 का, ए बी का ए बी डी मल्टीप्लाई करने पर। अब यहाँ से ऑर्डर 3/3 का क्यों हो गया भाई, ए जो है वो दे रखा था 3/1 का, और बी दे रखा था 1/3 का, लेकिन ये 3/3 कैसे आएगा। तो मैंने बताया था पहले भी वीडियो में बताया था, इसका ऑर्डर जो है वो 3/1 है, इसका ऑर्डर 1/3 है। तो पहले और मैट्रिक्स की रो दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम से लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये दोनों इक्वल्स हैं, ये तो 1 इक्वल है, तो ये 1 3 और 1 3 पहले रो, मतलब इसकी रो इसकी कॉलम्स
जितने होंगे उस ऑर्डर का हमें रिजल्ट में आगे मिलेगा, तो वो हमें मिला 3/3 का, देख सकते हैं। अब खूब यहाँ का मतलब ए बी मिल गया। अब हमें बी डैश भी चाहिए और ए डैश भी चाहिए। तो सबसे पहले हम इसका आइडियाज निकालते हैं। ए बी है, ए बी का डैश निकालते हैं, सिंपलाई ए बी का होल डैश, यानी कि इसका 90 डिग्री रोटेशन। 1 2 1 को पहला कॉलम समझना, 4 8 -4 को दूसरे कॉलम थर्ड रो को ठीक है। अब बी डैश और ए डैश निकालो, तो बी डैश क्या होगा, बी डैश क्या होगा और ए डैश क्या होगा, बी डैश ए डैश। तो बी डैश देखो ये बी है, इसका बी डैश क्या होगा, मैंने बताया पहली रो को पहला कॉलम बना, पहली रो -1 पहला कॉलम बना दिया और कुछ है नहीं। सेकंड क्या ए डैश, पहली रो को पहला कॉलम बना दिया, तो पहली रो को पहला कॉलम बना दिया मैंने, वो भी 1 -4 3। ओके, जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 1 × 1 -1, 1 × 4 4, 1 × 3 -3, 2 8 माइनस का वो भी 6, 1 × 1 1 × 4 -4, 1 × 3 3। तो ये और ये एक लाइन है, ओके ओके। तो अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 6, देख सकते हैं आप। यदि a बराबर cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा माइनस sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा दे रखा है, a डैश इंटू ए, एक पार्ट करा दूंगा मैं, दूसरा आप उसी की तरह कर सकते हैं खुद ब खुद। तो मैं पार्ट नंबर 2 करा रहा हूँ। ओके, चलिए दोस्तों एक काम करते हैं, यहाँ पर शोर ज़्यादा होने लगा है। तो क्वेश्चन नंबर जो क्या नाम है 7 है, वो 6 है, 6 से हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।